Bismillahirrahmanirrahim. Respected as parents, my brothers, my sisters, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्टिकल 3 देखेंगे कानून शहादत ऑर्डर का। और आज के आर्टिकल में आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 और कानून शहादत ऑर्डर की जो स्कीम है उसमें आर्टिकल 3 कहाँ लायक करता है। ठीक है, हम ये देखेंगे आज कि इसको कंपेयर करेंगे जो प्रीवियस लॉ था उसके साथ कि क्या इसमें चेंजिंग लाई गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 है क्या, किसको कहेंगे कि ही इज़ कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई और किसको कहेंगे इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फिर अगर हमने जज ने किसी विटनेस की कम्पिटेंसी डिसाइड करनी है तो उसका मेकानिज़म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। तज़कियतुश्शुहूद को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कम्पिटेंसी में और क्रेडिबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। हम देखेंगे कि कम्पिटेंसी और ओथ का आपस में क्या रिलेशन है, अगर उनके दरमियान कंट्राडिक्शन आ जाए तो फिर क्या होगा। इसके अलावा हम पर्सन और विटनेस जो है इसके दरमियान जो है वो एक डिफरेंस जो है उसको हम लोग जो है वो देखेंगे आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर आपको याद हो लेक्चर 1 हमारा मेन लेक्चर था जिसमें पूरा कानून शहादत ऑर्डर कवर किया था और पूरा उसका एक जो था आपको कानून शहादत ऑर्डर का ओवरव्यू दिया था। लेक्चर 2 प्रेम्बल के बारे में था और लेक्चर 3 जो था वो आर्टिकल 1 के बारे में था। उसके बाद लेक्चर 4 से लेकर और जो लेक्चर 9 तक थे वो किसके बारे में थे, वो थे डेफिनेशंस के बारे में। और आज हम आर्टिकल 10 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हु मे टेस्टिफाई। आर्टिकल 3 हु मे टेस्टिफाई। अच्छा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब वो एलएलबी वाली बात नहीं है कि बस गाइडों से देखा या टीचर ने आर्टिकल 3 पढ़ाना शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली मैकेनिज्म और पैरामीटर्स ऑफ स्टडी उसी वक्त सेट होने चाहिए थे जो कि नहीं सेट हो सके। तो मैं आपको एक सजेशन देने जा रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी सेक्शन को, आर्टिकल को ऐसे डायरेक्टली पढ़ना शुरू ना कर दिया करें। प्लीज़ डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट ना कर दिया करें। अच्छा, करना क्या है, इसको हम कह सकते हैं लर्न द आर्ट ऑफ डायरेक्ट रीडिंग। सबसे पहले आपने ये करना है, आपने इंडेक्स खोलना है और आपने ये देखना है कि पूरे एक्ट, मैं कानून शहादत ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, किसी भी बेयर एक्ट के जो पार्ट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो उसकी स्कीम है, उसमें वो जो सेक्शन या आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूँ वो कहाँ पे लाई करता है। यकीन जानिए, अगर आप स्कीम को, जो उसका इंडेक्स है उसको और जो सेक्शन है, अगर आप उसके दरमियान लिंक करने में कामयाब हो जाए ना तो आपको कभी भी वो बेयर एक्ट भी नहीं भूलेगा, इवन आपको वो प्रोविजन भी नहीं भूलेगी। आपको फौरन याद आ जाएगा चैप्टर 2 और उसका आर्टिकल ये हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। इसी तरह बजाय इसके कि मैं आपको डायरेक्ट आर्टिकल 3 शुरू करवा देता, मैं आपको लेके आया हूँ इस बात के ऊपर कि सबसे पहले इंडेक्स निकालें और आप देखें कि इसमें आर्टिकल 3 कहाँ फाइल कर रहा है। ये चैप्टर 2 है, इसका टाइटल है ऑफ विटनेसेस और चैप्टर 2 के आर्टिकल हैं 3 से लेकर 17 तक। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि ये आर्टिकल 3 जो है ये विटनेसेस के बारे में होगा। ना सिर्फ आर्टिकल 3 विटनेसेस के बारे में होगा बल्कि आर्टिकल 3 to 17 जो है वो विटनेसेस के बारे में होंगे। अच्छा, अब विटनेसेस से क्या मुराद है? क्यों बच्चों, आपने ओरल एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना डेफिनेशन में, तो बात वाज़ेह हो गई कि जो विटनेसेस हैं ये बेसिकली ओरल एविडेंस की डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विल बी प्रूव्ड थ्रू ओरल एविडेंस। ठीक है, तो ये फिर विटनेसेस जो है वो ये बेसिकली किससे डील करते हैं? ओरल एविडेंस से डील करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ
कि हमने कहा था कि कानूनी शहादत ऑर्डर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड एप्रिसिएशन। रेलेवेंसी का मतलब था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिसिबिलिटी का मतलब था एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, और एप्रिसिएशन का मतलब था एप्रिसिएशन ऑफ मैटर। अब चूंकि विटनेसेस ओरल एविडेंस और ओरल एविडेंस एविडेंस से डील कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो ये जेन से निकाल देना चाहिए कि जो आर्टिकल 3 है उसका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट या एप्रिसिएशन ऑफ मैटर से कोई तल्लक है। ये आपने हर प्रोविजन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई मैं एविडेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ, या मैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, या मैं अप्रेजल ऑफ एविडेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अप्रेजल ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में क्लियर हो गई कि ये बेसिकली एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की जो स्टेज है, वहाँ पे जो एविडेंस है उससे जो है ये जो आर्टिकल 3 जो है उससे क्या करता है, डील करता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एविडेंस होता क्यों, क्योंकि एविडेंस की टाइप है ओरल एविडेंस, और ओरल एविडेंस में आता है विटनेस। तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि और एविडेंस जो है वो होता क्या है। हमने कहा था कि एक फैक्ट जो होता है वो चाहे वो रेलिवेंट फैक्ट है या फैक्ट इशू है, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है। ये मे बी, ये क्या है, मे बी, और ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल होता है। क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल होता है। वो इंडिया के एक जज ने कहा था ना कि इट इज द पार्टीज हु नो द ट्रूथ एंड इट इज द जज हु इज एट ट्रायल, ठीक है। तो पार्टीज, एक पार्टी एक फैक्ट को ट्रू कह रही होती है और दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को क्या कर रही होती है, फॉल्स कह रही होती है। ट्रू का मतलब होता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और फॉल्स का मतलब है ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि एक फैक्ट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन जो फाइनल स्टेज है उसके ऊपर कोर्ट बिलीव करती है, जब जजमेंट लिख रही होती है, कि एक फैक्ट जो है या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, या ना वो ट्रू है ना फॉल्स है। और कंप्यूटर के सेंस में उसको फैक्ट प्रूव कहते हैं, और अगर फॉल्स है तो उसको फैक्ट डिसप्रूव कहते हैं, और अगर नीदर ट्रू और फॉल्स है तो उसको फैक्ट नॉट प्रूव कहते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रूव कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक फैक्ट हो और उस फैक्ट की डेस्टिनेशन जो है वो क्या हो, प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट हो, तो फिर एविडेंस जो है, इफ प्रूफ इज द डेस्टिनेशन ऑफ द फैक्ट, एविडेंस इज द रूट मीन थ्रू विच दैट डेस्टिनेशन इज अचीव्ड। लो जी, बात तय हो गई कि फैक्ट से लेके फैक्ट प्रूफ तक का जो फासला है वो किसके थ्रू तय होगा, वो एविडेंस के थ्रू। तो एविडेंस की लगता है आपको जो है वो समझ आ गई, ये हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है। अब एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, available body of fact which can be legally presented before court through medium of witnesses, record, document, concrete objects to prove or disprove the fact in issue is called evidence। अब देखें, अब आप एविडेंस की वो याद करें, डेफिनेशन हमने पढ़ा था, all statements which court permits are required to be made before it by witnesses। तो here आपको बात समझ आ गई कि बेसिकली इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। लो, तो अब आपको पता चल गया कि चैप्टर 2 जो है वो विटनेसेस जो है वो जो बेसिकली किसकी, ओरल एविडेंस जो है उससे उसका तल्लक है, और पूरा आर्टिकल 3 से 17 जो है वो विटनेसेस की बात करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। फर्ज करें एक मर्डर ट्रायल है, उसमें एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ है, तो उसमें फर्ज कर लें कि ये जो है एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ जो है ये फैक्ट इन इशू है, डाइंग डेक्लरेशन जो है वो उसमें रेलिवेंट फैक्ट है, और मोटिव जो है वो भी उसमें रेलिवेंट फैक्ट है। तो अगर कोर्ट कन्विंस हो गया कि ये रेलिवेंट फैक्ट है, तो अगली स्टेज क्या आ जाएगी कि प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा कि लाओ एविडेंस लाओ। फर्ज करो वो एविडेंस लेके आते हैं, एक विटनेस आता है, वो आके कहता है जी द स्टेटमेंट ऑफ सी एज विटनेस बिफोर कोर्ट दैट ही हिमसेल्फ saw a causing death of B is called oral evidence। लो जी, एक बंदा है जो कहता है जी कि मैंने इसको और ये मर्डर करते देखा है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, याद करें, ओरल एविडेंस बोलेंगे, याद आ गया। इसी तरह डाइंग डेक्लरेशन में वो पर्सन
जिसके सामने स्टेटमेंट दी जा रही है, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की गई थी, उसकी जो स्टेटमेंट आएगी वो भी ओरल एविडेंस करवाएगी। जिसकी मौजूदगी में वो डाइंग डिक्लेरेशन लिखी गई वो भी एक स्टेटमेंट होगी, वो भी ओरल एविडेंस की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मोटिव है कि इनके दरमियान लिटिगेशन थी तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। एनी हाउ, तो आपको समझ आ गई कि एविडेंस की डेफिनेशन में ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात देखिए कि फर्ज करें फैक्ट इन इशू है, ये काज बी डेथ, और एविडेंस क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ सी एज विटनेस बिफोर कोर्ट दैट ही हिमसेल्फ सा ए कॉज डेथ ऑफ बी इज कॉल्ड एविडेंस, यानी ओरल एविडेंस। ठीक है, अच्छा if after praising the evidence court believe that A has caused B's death, it is said that the fact in issue causing B is proved। लो जी, अब अगर एविडेंस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट समझती है कि वो जो है वो क्या कहते हैं ए ने ही बी का जो है वो मर्डर किया है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे? फैक्ट प्रूव्ड। और अगर कोर्ट समझती नहीं तो इसको कहेंगे फैक्ट प्रूव्ड डिसप्रूव्ड। तो ये जो एविडेंस है ये इसकी क्वालिटी की भी बात होगी क्या कि ये मस्ट बी डायरेक्ट कि ही हिमसेल्फ सा द अकरेंस अदरवाइज हियर से, ये एक कंडीशन है। ये क्या है? बेसिकली एविडेंस होना काफ़ी नहीं है, एविडेंस का स्टैंडर्ड जो क्यूएसओ में दिया गया है उसका भी होना जो है वो क्या ज़रूरी है। इसी तरह फिर एविडेंस को पेश करने का भी एक जो है वो तरीका है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस। जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस बोलते हैं कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, तो ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे के रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और अप्रेजल ऑफ मैटर को छोड़ के बाकी सारी प्रोविजन जो है वो किससे डील करती हैं? स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस से। तो यहाँ से हिसाब लगा लें फिर कि चैप्टर 2 जो है आर्टिकल 3 to 17 है वो बेसिकली किससे डील करेगा? स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस की बात करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ ओरल एविडेंस की बात करेगा। वो ये बात करेगा कि कौन कॉम्पिटेंट होगा जो ओरल एविडेंस जो है वो दे सकता है, और कौन होगा जिसको कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती बतौर विटनेस ओरल एविडेंस देने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, इसको पढ़िए। We have already discussed that the most of the provision of QSO provide strict rules of evidence dealing with the standard of evidence. Any evidence produced in line with those provisions is called admissible evidence, and any evidence in contradiction to those rules is called inadmissible evidence. Admissible evidence means the court is duty bound to receive and appreciate the same through its judgment, whereas inadmissible evidence means in first step the court will straightway refuse to receive the same, and even if the same is brought on record in the one or the other way, the same will be remain inadmissible and the court will not consider the same at final appreciation stage. Now standard of evidence means standard as to quality, quantum and mode and mechanism for production of evidence. Evidence means oral as well as document. Now, as per Article 21C of QSO, oral evidence is defined as all statements which the court permits are required to be made before it by witnesses in relation to the matter of fact and inquiry, whereas term witness has been defined as one who testified to what he has seen, heard or otherwise observed, and as one who has knowledge of the fact or occurrence sufficient to testify with respect to it। ठीक है, और विटनेस क्या है? जो कोर्ट के सामने आके जो है किसी फैक्ट इशू के बारे में आके कोर्ट के सामने डिपोज करे, ऑन ओथ कहे कि उसने इसको देखा है, सुना है या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, या वो अपने नॉलेज के मुताबिक वो दुरुस्त बात कर रहा है। ठीक है, नाउ चैप्टर आर्टिकल 3 to 17 of QSO deal with the title witnesses, deals with the competency, compellability, privileges, admissibility and number of witnesses. The scheme of chapter 2 is under Article 3 provides general rule of competency of the witness. Article 15 deals with compellability of the witnesses. Article 4 to 14 deals with exception to the compellability, that is called privileges. Article 16 accomplice as witness and Article 17 number of witnesses। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 3 जो है वो जनरल रूल्स बताता है, ठीक है, हु इज कॉम्पिटेंट, और आर्टिकल 15 ये बताता है कि भाई
किसको बतौर विटनेस जो है वो कंपेल किया जा सकता है कि आओ भी कोर्ट में आके जो है वो एविडेंस दो। तो जनरल रूल ये है कि किसी को भी कोर्ट कंपेल कर सकती है कभी तुम कोर्ट में आके जो है वो एविडेंस दो, लेकिन उसकी एक्सेप्शन जो है वो आर्टिकल 15 है, जो ये कहता है कि भाई ऐसी बात या ऐसे सवाल का उसको जवाब देने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता जो उसको क्या करे, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करे। तो वो हम उसको पढ़ेंगे। जबकि आर्टिकल 4 to 14 क्या है, वो एक्सेप्शंस हैं जहां पे एक शख्स को जो है कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप जो है वो आके तो कोर्ट में जो है वो एविडेंस दें। जैसे एक जज को, एक मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है। एक हस्बैंड एंड वाइफ को प्रिविलेज कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं किया जा सकता। एक एजेंट, एक सोलिसिटर या एक कौंसल और उसका जो एजेंट है उनकी कम्युनिकेशन के लिए उसको एक्सपोज करने के लिए उनको पाबंद नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंपेल नहीं किया जा सकता, बल्कि वो प्रिविलेज्ड होंगे, उनको बतौर विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। ये हम आगे चल के जो है वो चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है कि कब एक कंप्लेस एज ए विटनेस जो है वो हो सकता है, और आर्टिकल 7 जो है वो नंबर ऑफ विटनेसेस जो है वो क्या करता है, बात करता है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। मैंने आपको स्कीम समझाई है, इसका पेपर से कोई तल्लक नहीं है, आपको एक नॉलेज दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस करेंगे और आपके ज़हन में ये स्कीम होगी तो आप कोर्ट को बड़े अच्छे तरीके से आर्गू कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट को किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अब हम आर्टिकल 3 को देख लेते हैं, ये क्या है। All persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme and old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। ये उर्दू भी सामने लिखी आ रही है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजी है। तो जनरल रूल ये है कि हर बंदा एविडेंस देने के लिए कम्पिटेंट है, ठीक है। लेकिन उसकी क्या शराइत है कि वो कम्पिटेंट है अगर वो उसको जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसको वो समझ सके और उसका क्या कर सके, वो रैशनल आंसर दे सके। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। लेकिन वो शख्स जो बेशक कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है, लेकिन अगर परजरी या फॉल्स एविडेंस में उसको सजा हो चुकी है प्रीवियसली, तो अब उसका एविडेंस जो है वो नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मिसिंग हो गया ओल्ड एज डिजीज। अच्छा, आगे फिर इसकी एक एक्सेप्शन आती है, हाँ ये आ गया, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट प्लस शैल नॉट अप्लाई टू person about whom the court is said that he has repented thereafter and mended his way। अच्छा, अब ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन आ गई कि जब कोर्ट को लगे कि ठीक है बेशक इस बंदे को परजरी की सजा हुई है, लेकिन अब ये इसने अपने आप को सीधा कर लिया है, अब ये सही रास्ते पे आ गया, तो कोर्ट स्टिल उसका एविडेंस जो है वो क्या कर सकती है, लिख सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंजंक्शन ऑफ इस्लाम as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming the court may take the evidence of a witness who may be available। अब ये प्रोवाइजो जो है ये कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वो बंदा जो है वो जैसे कुरान और सुन्ना में है कि एक विटनेस जो है उसकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो उस बुनियाद पे जो है वो क्या करेगा, उस कोर्ट उसकी बुनियाद पर उसका एविडेंस लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है तो फिर कोर्ट किसी का भी जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा। यानी एक तरफ से इसमें इस चीज़ का टच दिया गया कि शरीयत के मुताबिक तज़कियतुश शहूद ये वो मोड है जिसके थ्रू किसी शख्स को डिटरमिन किया जाता है कि क्या शरीयत के मुताबिक वो एविडेंस देने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया कि अगर ऐसा कोई विटनेस नहीं आता, ठीक है, जो कि तज़कियतुश शहूद पे या कुरान पाक की सुन्ना की जो रिक्वायरमेंट है कि तो उसने कभी मेजर सिन ना किया हो, कभी नमाज ना छोड़ी हो, ठीक है, तो अगर ऐसा शख्स नहीं आता तो फिर कोर्ट
इंग्लिश लॉ के मुताबिक किसी भी विटनेस का एविडेंस जो है उसको क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रीवियस लॉ में और मौजूदा लॉ में क्या अमेंडमेंट आई है। पीछे प्रीवियस एविडेंस एक्ट में इसको सेक्शन 118 कहते थे, अब आर्टिकल 3 कहते हैं। और ये जो मैंने बोल्ड किया है ये इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। क्या प्रोवाइडेड अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, वही परजरी और परजरी के एक्सेप्शन और तज़कियत शहूद, ये वाले आर्टिकल जो है वो बाद में ऐड किए गए। अच्छा, हम आर्टिकल 3 में एक चीज़ छोड़ गए, वो ये है अ लुनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेंसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम। देखिए, लुनेटिक एक ऐसा बंदा है जो एक वक्त में ठीक होता है और दूसरे वक्त में उसका माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा होता। तो अगर वो होश में है, ठीक है, और वो यानी पार्शल इंसैनिटी है लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल होश में है, तो फिर उसका एविडेंस जो है वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, लिख सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अब पर्सन, इसके पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, who gives one testimony in court of law for legal purpose, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमने आर्टिकल 3 पढ़ा ना, बस ये उसी का है कि who is competent to testify, फर्स्टली वो पर्सन नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन टू पुट टू देम, यानी हर तमाम लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट है शहादत देने के अगर वो क्या कहते हैं कि टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़ या किसी दूसरी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनसे वो क्वेश्चन क्या है, और इसी वजह से ओल्ड एज या टेंडर या किसी बीमारी की वजह से वो उसका आंसर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उस सूरत में जो है वो क्या है कि ये जो लोग होंगे, ठीक है, अगर वो प्रिवेंट नहीं हो रहे, यानी वो दूसरी सेंस में वो क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं और उसका आंसर देने की भी अहलियत रखते हैं, तो वो कॉम्पिटेंट हैं किसके लिए, शहादत देने के लिए। अच्छा जी, और तीसरा क्या है कि वो शख्स जो है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है वो क्वालिटीज़ रखता हो, जो कि हमें पता है डायरेक्टरी है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये ऐसा बंदा नहीं आता तो फिर कोर्ट किसी का भी एविडेंस लिख लेगा। However, where no witness having qualification pre injunction of Islam is available, the court will take evidence of a witness whom may available, ये हमने पढ़ा है। अब qualification of injunction of Islam से क्या मुराद है कि वो उसको बेखौफ हो और उसको कोई लालच ना हो, कोई नफरत वाली बात ना हो, वो तसब पसंद ना हो, ठीक है, और वो किसी की साइड ना ले रहा हो, किसी के साथ उसकी एफिलिएशन ना हो, उसकी दुश्मनी ना हो, एनी हाउ ये उसकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा जी, मसलन a child of age whatsoever is competent witness if he is able to understand the question put to him and able to make rational answer of the same। ये मुझे इंटरव्यू, सिविल जज के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने मुझे इस तरह से कंफ्यूज किया जी कि आपके पास 6 माह का बच्चा ले आए हैं और प्रोसिक्यूशन कहती है जी कि इसका एविडेंस लिखें, आप पाबंद हैं, और जो एक्यूज साइड है वो कहते हैं जी 6 माह का बच्चा जो है वो कैसे एविडेंस दे सकता है, आप जज हैं, आप क्या फैसला करेंगे। तो मैंने कहा सर, अगर 6 माह के बच्चे में आर्टिकल 3 के मुताबिक हिम्मत है, यानी कैपेसिटी है कि वो एक क्वेश्चन को सुन भी सकता है, यानी उस क्वेश्चन को समझ भी सकता है और उसका जवाब भी दे सकता है, तो सर मैं ये परवाह नहीं करूंगा कि वो बच्चा 6 माह का है, मैं उसका एविडेंस लिखूंगा। तो वो बाजवा साहब ने अगला क्वेश्चन मुझसे ये किया, कैसे डिटरमिन करेंगे आप? तो मैंने कहा सर मैं उस बच्चे को छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा कि हाँ भी तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, अच्छा किधर आए हो, क्या क्या कहने आए हो। तो मैं इससे छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा कि वो जो 6 माह का बच्चा है, बीइंग विटनेस ही इज एबल टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन एंड पुट टू मेक रैशनल आंसर, और उसके बाद मैं उसको जो है वो एविडेंस क्या कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा। अच्छा, अब उसकी एक्सेप्शन क्या आर्टिकल 3 की, वो उसको रिवर्स कर दें क्या कि जिस बंदे को परजरी में सजा हो गई या फॉल्स एविडेंस हो गया है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, या लुनेटिक जो है जब वो ना समझ रहा हो उस सूरत में भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, ठीक है। तो एनी हाउ ये बड़ा इजी है। अब वो वाली बात आ गई
कि हाउ टू अप्लाई आर्टिकल 3 टू टेस्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस। मैं इसको पढ़ूंगा। इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट ईदर टू होल्ड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जो मैंने कहा ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन and to make a rational answer of the same, or to observe the same during examination without holding any preliminary inquiry। कोर्ट के डिस्क्रिशन है, चाहे तो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर ले कोर्ट, और चाहे तो उसके एविडेंस जो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ है उसके दरमियान कोर्ट ऑब्जर्व कर ले कि क्या ये एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड एबल टू मेक रैशनल आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से जो है कोर्ट जो है वो डिटरमिन कर सकता है कि एक विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी द कोर्ट विल आस्क सिंपल क्वेश्चन फॉर द विटनेस इन ऑर्डर टू डिटरमिन whether he is able to understand a question and to make rational answer of the same। For example, what is your name, who am I, where you are, from where you are standing right now, sorry where you are standing, why you are here, anyhow ये क्वेश्चन पूछ के कोर्ट खुद को क्या करेगी, सेटिस्फाई कर लेगी। अब तज़कियतुश शुहूद क्या है, वो तज़कियतुश शुहूद में प्यूरिफिकेशन ऑफ विटनेस। तज़कियतुश शुहूद इज अ मोड ऑफ इंक्वायरी अडॉप्टेड बाय कोर्ट to satisfy itself as to the credibility of the witness। For example, a person appearing as a witness has abstained from major sin all through his life। ये तज़कियतुश शुहूद वो मैकेनिज्म है जिसके तहत काजी जो है वो इंक्वायरी करता है इस चीज़ की कि ये जो शख्स है जो एविडेंस देने आया है, क्या ये तज़कियतुश शुहूद यानी जो स्टैंडर्ड है होली कुरान और सुन्ना में ले डाउन किया गया, क्या ये उसके मुताबिक एबल है कि इसका एविडेंस जो है वो लिखा जाए। अब प्रैक्टिकली ये प्रोविजन डिसेबल है, क्यों? क्योंकि वो जो नीचे लिख दिया गया कि किसी दीगर बंदे की एविडेंस भी लिखी जा सकती है, तो लिहाजा तज़कियतुश शुहूद पे कोई कोड नहीं जाती, तो वो किसी भी फर्द की एविडेंस जो है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब कॉम्पिटेंसी और क्रेडिबिलिटी में क्या फ़र्क है? देखिए, कॉम्पिटेंसी क्रेडिबिलिटी तो ये है ना कि वो विटनेस सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या है कि क्या उसका एविडेंस लिखा भी जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी एक शख्स का एविडेंस लिखने से पहले की जो स्टेज है वो कॉम्पिटेंसी, जैसे कॉम्पिटेंट हु मे टेस्टिफाई, कि क्या वो शहादत दे भी सकता है या नहीं दे सकता। अब क्रेडिबिलिटी क्या है कि एविडेंस के दौरान उसने क्या किया है, क्या वो झूठा साबित हुआ है या वो सच्चा साबित हुआ है। मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगी। The competency of a person to testify as a witness is a condition precedent to administer him an oath। The term competency to testify is distinct from that of his credibility when he has deposed on oath। In determining the question of competency, the court has not to enter into inquiry as to witness's religious belief or as to his knowledge of the consequence of falsehood। It has to ascertain whether from the extent of his intellectual capacity and understanding he is able to give a rational answer and intelligent account of what he has seen or heard or done on a particular occasion। This is the reason that a child of any age is competent to testify if he is able to understand the question and give rational answer of the same। Further, Article 3 is not the sole article dealing with competency of a witness। Article 3 only provides general rule। This article must be read with Article 4 to 17 for complete understanding। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब ओथ और competency में क्या, यानी in past there was a conflict of opinion on the question whether the testimony of a person without understanding oath is an inadmissible or admissible piece of evidence। However, now this controversy has been resolved by amending Section 5 of Oath Act 1877, according to which the testimony of a witness below the age of 12 is admissible if he is a competent to testify as per Article 3 regardless of the fact that he is unable to understand the nature of oath। देखिए, एक बच्चा कोर्ट में एविडेंस देने आया, तो वो बच्चा आया तो वो सच बोलने है, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ओथ का मतलब क्या होता है, ओथ कसम होती है और वो अल्लाह को नाराज करने वाली बात होती है, ये उसको पता ही नहीं है कि वो ओथ होता क्या है। तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है। अब अजीब बात है, एक तरफ से उसकी कॉम्पिटेंसी है, दूसरी तरफ से कि वो ओथ को समझता है कि नहीं समझता, तो उसके बारे में उन्होंने ओथ एक्ट को अमेंड किया और अब उसके मुताबिक अगर 12 साल का बच्चा है,
12 साल से कम एज का है तो वो ओथ नहीं भी समझता तो उसका एविडेंस लिखा जा सकता है। अब पर्सन और विटनेस में क्या फर्क है? आपने देखा आर्टिकल 3 में वर्ड पर्सन यूज हुआ है। द टर्म पर्सन यूज इन आर्टिकल 3 इज वाइडर देन टर्म विटनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एक्यूज पर्सन इज कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई विद आर्टिकल 3 but the is incompetent to be witness as he cannot be forced to give evidence। पर्सन वाइडर टर्म है, ठीक है, वाइडर टर्म है, सही है। तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 3 के तहत जो है जो भी बंदा है वो उसका ओन ओथ आना जरूरी हो। जैसे एक अक्यूज है, उसको ओन ओथ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एग्जामिन किया जा सकता है, उसका बयान लिखा जा सकता है, लेकिन बयान लिखने से पहले उसने आर्टिकल 3 की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो पूरा करना है। तो होप आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। जज़ाकल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।